नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, साथ ही करेंगे मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता। चमोली हिमस्खलन बचाव अभियान में आई और तेजी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बचाव अभियान के लिए की समीक्षा बैठक। लापता श्रमिकों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी। पवित्र रमजान के महीने की शुरुआत के साथ पहला रोजा आज। पीएम ने देशवासियों को दी रमजान की शुभकामनाएं। ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आज यूरोपीय देशों की समिट में होंगे शामिल। ब्रिटेन के साथ $2.84 अरब के लोन एग्रीमेंट पर भी बनी सहमति। और चैंपियंस ट्रॉफी में 25 साल बाद दूसरी बार भिड़ेंगे भारत न्यूजीलैंड। आज जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी सेमीफाइनल मुकाबला। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 51 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। हिमस्खलन से बाहर निकाले गए लोगों में से 23 का जोशीमठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा बद्रीनाथ में 24 श्रमिकों का इलाज चल रहा है। वहीं शेष बचे हुए 12 श्रमिकों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर कल से ही चमोली के माणा क्षेत्र में बचाव अभियान में लगे हुए हैं। शीघ्र ही एक Mi-17 हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी अभियान के लिए ड्रोन आधारित इंटेलिजेंट प्री ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम को हवाई मार्ग से ले जाने के लिए तैयार है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हिमस्खलन बचाव अभियान की समीक्षा बैठक की। साथ ही इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने बताया कि इस हिमस्खलन में अभी तक कुल 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 46 चोटिल श्रमिकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लापता लोगों को खोजने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जल्द ही उन्हें भी ट्रेस कर लिया जाएगा। 4 लोग क्योंकि उनका नहीं रहे, उनके बीच में वो चोटिल हो गए थे, और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है। और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं, और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा। उसके भी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए, और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन एवं पूजा करेंगे। इस मंदिर में विश्व भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का इस मंदिर से विशेष जुड़ाव रहा है। हमारे संवाददाता नीरज ने मंदिर में आए श्रद्धालु से बात कर मंदिर के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं को लेकर उनकी राय जानी। सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। राजस्थान से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मंदिर में अगर आप देखें कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं, साफ सफाई है, या आप जो लोग दर्शन करने जाते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी या कोई कष्ट? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। भगवान शिव के प्रति असीम आस्था पूरे देशवासियों में है। हम भी यहाँ प्रति 1 वर्ष 2 वर्ष बाद चले आते हैं। मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ। बहुत शानदार जगह। यहाँ से अरब सागर का जो दृश्य है वो मनमोहक करने वाला है। वास्तव में पर्यटन की दृष्टि से गुजरात सरकार के अच्छे प्रयास लगातार जारी है, और इन प्रयासों को यहाँ की जनता खूब सराह रही है। अच्छा, आप अगर देखें कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे लगातार प्रयास भी करते रहे सोमनाथ मंदिर को लेकर, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर, उसकी भव्यता को लेकर। अब जब यहाँ पहुँचे तो आपको कैसा लगता है? सर, हमें बहुत अच्छा लगा है। जब से प्रधानमंत्री जी सीएम थे तो उन्होंने
सोमनाथ जी मंदिर के बारे में बहुत अच्छा काम करवाया था। और ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है, इसलिए सब हम लोगों की यहाँ से शुरुआत से आस्था जुड़ी रही है। और सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना शोभनीय माना गया है। आपको कैसा लगा जब यहाँ पर आए आप? बहुत ही शानदार लगा सर। हमारे प्रधानाचार्य जी हमें लेकर के आए कि बहुत शानदार है, तो बताया, उससे भी अच्छा लगा। आप पहली बार यहाँ पर पहुंचे दर्शन करने के लिए, तो कैसा लगा जब भोले बाबा के सामने? पहले बहुत खुश रहे और बहुत अच्छा लगा हमारे को। यहाँ की सुविधाएं कैसी हैं? आपने देखा होगा गाड़ी वाड़ी भी है? व्यवस्था नहीं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। कोई आने में, जाने में, प्रवेश में, अंदर दर्शन करने में किसी तरह की परेशानी। क्या कहना चाहोगे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, और खासतौर से प्रधानमंत्री जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री पहुंच भी रहे हैं पूजा के लिए? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे प्रयास हैं और यहाँ की सुविधाएं बहुत ही बढ़िया हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आई हमें यहाँ पे। तो ये आपने देखा, तमाम राजस्थान से पहुंचे हैं श्रद्धालु, और इनका भी मानना है कि मंदिर भव्य है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, और इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दरबार में, उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। कैमरामैन कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, सोमनाथ। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में आज 9वें दिन भी बचाव कार्य जारी है। बचाव दल SLBC की आंशिक रूप से रही सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को निकालने में जुटे हैं। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदने में इस्तेमाल होने वाली मशीन TBM से रास्ता बना रहे हैं। श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग की छत ढहने के बाद इंजीनियर और मजदूरों के फंसने की इस घटना के बाद से ही बचाव कार्य जोरों पर है। अधिकारियों का अनुमान है कि श्रमिकों के जीवित होने की संभावना बेहद कम है। विशेषज्ञों ने भी श्रमिकों के जीवित रहने की केवल 1% उम्मीद जताई है। चुनौतीपूर्ण स्थिति के बावजूद बचाव दल फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। 18 एजेंसियां, 54 वरिष्ठ अधिकारियों और 703 कर्मियों के साथ राहत कार्यों में सीधे साइट पर खुदाई की जा रही है। मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि बचाव कार्यों में प्रगति हुई है और शाम तक अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल बचाव प्रयासों पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारतीय सेना, नौसेना, NDRF और अन्य एजेंसियां फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है। 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रदूषण रोधी कई उपायों की घोषणा की। बैठक के बाद सिरसा ने कहा कि सरकार पेट्रोल पंपों पर ऐसे गैजेट लगा रही है जो 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों की पहचान करने और शहर में उनके प्रवेश और निकास पर रोक लगाने के लिए एक टीम बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली हवाई अड्डे, बहुमंजिल इमारतों और अन्य बड़े कार्यालयों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करेगी। हरियाणा में आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। 8 नगर निगमों और 33 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जबकि अंबाला और सोनीपत के मेयर के लिए उपचुनाव है। 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं में भी प्रधान और वार्ड सदस्यों का चुनाव हो रहा है। पानीपत नगर निगम में मतदान 9 मार्च को होगा और सभी परिणाम 12 मार्च को घोषित होंगे। आपको बता दें, 55 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 108 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा में हो रहे इन चुनावों में राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में मतगणना के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल के एक मतदान केंद्र पर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपना वोट डाला। करनाल में नगर पालिका आसन में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता यहाँ मिली हुई है और अभी लगातार यहाँ पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस रास्ते से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुबाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 वार्डों के पार्षद हों, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी।
सुबह 8 बजे से ही सभी मतदान केंद्रों के बाहर पुरुष और महिला मतदाताओं की लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ नजर आईं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिप्रिय ढंग से मतदान कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं में बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है। पहली बार नगर पालिका का जो चुनाव है बड़े उत्साह से, बड़ी अच्छी तरीके से और प्रशासन की देखरेख में बड़ी बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। हम तहे दिल से प्रशासन का और जनता का जितनी ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले और वोटिंग करें। भाईचारे का इलेक्शन है, छत्ती बिरादरी का इलेक्शन है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छे ढंग से, प्यार से, अच्छे ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। इतना भारी उत्साह है और लोगों में प्रशासन की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। हर तरह से, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे प्रशासन के अधिकारी हैं, सभी अपने बड़ा अच्छा इंतजाम है। मैं पहली बार अपना वोट देने आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चुनाव से कि यहाँ पर नगर पालिका आए और वो जीते और सीवन का सुधार करे। नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और चुनाव बहुत ही शांति प्रिय और ढंग से हो रहा है। सभी बिरादरी, सभी लोग अपने भाईचारे के साथ मतदान कर रहे हैं। प्रशासन ने बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है और हमें उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छा कोई चेयरपर्सन मिलेगा जो कि हमारे गांव का विकास करा सके और हमारे गांव की तरक्की हो सके। यहाँ सभी लोग अपने भाईचारे के साथ वोट कर रहे हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जादवपुर घटना के विरोध में सोमवार को पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों में बंद की घोषणा की है। सीपीआईएम छात्र विंग ने दावा किया है कि राज्य के शिक्षा मंत्री प्रीत बसु के वाहन ने परिसर से जाते समय उनके एक समर्थक को कुचल दिया। छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों जादवपुर की कल की घटना से संबंधित अपनी मांगों को लेकर आज रैलियां आयोजित करने वाली हैं। दरअसल शनिवार को जब पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री प्रीत बसु कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर के अंदर रैली करने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर वामपंथी छात्रों ने हमला कर दिया और उन्हें वहां से जाना पड़ा। रमज़ान के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। वैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान और अन्य खाड़ी देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में शनिवार को रमज़ान का पहला रोज़ा हुआ, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और फिलीपींस आदि में रमज़ान का पहला रोज़ा आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रमजान की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। उम्मीद है ये हमारे समाज में शांति और सद्भाव लेकर आएगा। यह पवित्र महीना चिंतन, कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक है। साथ ही हमें करुणा, दया और सेवा के मूल्यों की भी याद दिलाता है। रमजान मुबारक। साथ ही रमज़ान को लेकर बाज़ारों में भी ज़बरदस्त चहल पहल देखी जा रही है। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए बाज़ारों में उमड़ रहे हैं। खासतौर से इफ्तार और सहरी के लिए ज़रूरी सामान जैसे खजूर, फल, सूखे मेवे, सेवइयाँ, शरबत, डेयरी उत्पाद और मसाले की बिक्री में भारी इजाफा हुआ है। लोग ईद के लिए कपड़ों, जूतों और गहनों की दुकानों पर भी इनकी भीड़ देखी जा सकती है। 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो भीड़ है बाज़ारों में नज़र आ रही है। दिल्ली, तेलंगाना, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, श्रीनगर, हर जगह रमज़ान की जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन को लेकर। फरवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन में भारी उछाल देखने को मिला है। जीएसटी कलेक्शन इस वर्ष फरवरी में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.1% बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए हो गया है। फरवरी लगातार 12वां महीना है जब 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी का संग्रहण हुआ है। आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी ने 35,204 करोड़ रुपए राज्य जीएसटी से,
43,704 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपए और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। फरवरी के दौरान 20,889 करोड़ रुपए का रिफंड हुआ है। रिफंड में छूट के बाद फरवरी में शुद्ध जीएसटी संग्रह 8.1% बढ़कर लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए हो गया। सकल जीएसटी राजस्व में फरवरी के दौरान घरेलू राजस्व में 10.2% की वृद्धि के साथ 1,42,000 करोड़ रुपए और आयात से राजस्व में 5.4% की वृद्धि के साथ 41,702 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछले वर्ष फरवरी में सकल जीएसटी राजस्व संग्रहण 1,68,000 करोड़ था। इस साल जनवरी में जीएसटी कलेक्शन सालाना 12.3% के उछाल के साथ 1,96,000 करोड़ रुपए रहा था। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से भारत के लिए एक अच्छी खबर है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत की विवेकपूर्ण नीतियों की सराहना की है। साथ ही आईएमएफ के कार्यकारी निदेशकों ने 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों और सुधारों की सराहना की। दरअसल आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी सुधारों को लागू करने में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आज़ादी के 100 साल पूरे होने की समय सीमा तय की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र का स्वास्थ्य, मजबूत कॉरपोरेट बैलेंस शीट और अच्छा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है कि देश की वृद्धि दर मध्यम अवधि में तेज रहेगी। साथ ही जनकल्याण की योजनाएं भी जारी रहेंगी। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भू आर्थिक विखंडन और धीमी घरेलू मांग से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित नीतियां जारी रखना आवश्यक है। इसके अलावा रिपोर्ट में भारत द्वारा हाल ही में घटाए गए टैरिफ का भी स्वागत किया गया है, जिससे देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। पिछले महीने पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑटोमोबाइल से लेकर शराब तक कई प्रकार के आयात पर टैरिफ कम कर दिया था। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने कहा है कि संरचनात्मक सुधार देश में उच्च गुणवत्ता की नौकरियां पैदा करने और निवेश के लिए काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही रिपोर्ट में भारत के लिए परामर्श दिया गया है कि भारत को लेबर मार्केट सुधारों को कानून यहाँ पर उनको लागू करने और ध्यान केंद्रित करना चाहिए और महिला भागीदारी को भी बढ़ाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस के एक दिन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का लंदन में स्वागत किया। इस दौरान यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक यह ऋण यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करेगा। आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की किंग चार्ल्स तृतीय और यूरोपीय सहयोगियों के समूह से मिलेंगे। कीर स्टारमर ने यूरोपीय शिखर सम्मेलन के लिए आज यूरोपीय नेताओं को लंदन में समिट के लिए आमंत्रित किया है। तुर्की में प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी उग्रवादी समूह ने तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की है। यह युद्ध विराम जेल में बंद पीकेके नेता अब्दुल्ला ओकलान के आह्वान के बाद किया गया है। इसे तुर्की के खिलाफ पिछले 40 साल से जारी हथियारबंद विद्रोह के समाप्त होने का ऐलान माना जा रहा है। ओकलान ने गुरुवार को पीकेके से हथियार डालने और भंग करने का आह्वान किया था। इसके बाद पीकेके ने उनके आदेश को मानते हुए तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान का कहना है कि यदि समूह के निरस्त्रीकरण प्रक्रिया रुकी रहती है या वादे पूरे नहीं किए जाते हैं तो तुर्की पीकेके आतंकवादी समूह के खिलाफ अभियान फिर से शुरू कर देगा। इजरायल पवित्र महीने रमज़ान और अप्रैल के मध्य में यहूदी फसह के दौरान गाज़ा में संघर्ष विराम को बढ़ाने के अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक इजरायल ने मध्य पूर्व में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इजरायल ने मार्च के अंत में समाप्त होने वाले रमज़ान और अप्रैल के मध्य में मनाए जाने वाले 8 दिवसीय यहूदी फसह की अवधि के लिए अस्थायी संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ की योजना को अपनाया है। 19 जनवरी को प्रभावी युद्ध विराम का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया। इस समझौते के तहत दूसरे चरण में गाज़ा में मौजूद दर्जनों बंधकों की रिहाई को सुनिश्चित करना और युद्ध के अधिक स्थायी अंत का मार्ग प्रशस्त करना था।
और बात कर लेते हैं आइए मौसम की भी। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। आईएमडी के मुताबिक लगातार पहाड़ी राज्यों में हो रही तेज बारिश और बर्फबारी के कारण इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भीषण बर्फबारी से न्यूनतम तापमान -डिग्री से नीचे बना हुआ है, जिससे वहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 3 मार्च तक तेज बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टर्स को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा को स्थगित कर दें और प्रशासन और यातायात सलाह का पालन करें। साथ ही किसानों को सलाह दी गई है कि वे सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों को फिलहाल स्थगित कर दें। साथ ही ये भी परामर्श दिया गया है कि ऊंचे इलाकों में हिमस्खलन की भी संभावना है। वहीं बर्फबारी और भूस्खलन की घटनाओं से राज्य के राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। हालांकि ये हिमपात व वर्षा कृषि व बागवानी के लिए बेहतर मानी जा रही है। इधर मैदानी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश, वज्रपात होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं आज लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में, केरल में भी इसके साथ तेज हवाओं के साथ बिजली चलने की आशंका जताई जा रही है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भी तेज बारिश दर्ज की गई। और बात चैंपियंस ट्रॉफी की। आज चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने अपने पहले 2 मुकाबले जीते हैं और दोनों ही सेमीफाइनल में हैं। ऐसे में ये मुकाबला दोनों के लिए आगे की अपनी तैयारी को परखने का बड़ा मौका है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराकर जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम अब अपनी अगली लड़ाई न्यूजीलैंड के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ये दोनों टीमें वैसे तो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में ये मुकाबला दोनों के लिए सेमीफाइनल से पहले की तैयारी का एक अच्छा मौका लेकर सामने है। भारत की बात करें तो टीम एकजुट है। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, दोनों मोर्चे पर टीम ने सफलता हासिल की है। हालांकि फिर भी टीम के बल्लेबाजों को स्पिनरों ने परेशान किया है। विराट कोहली और शुभमन गिल जिस अंदाज में सीरीज में नजर आ रहे हैं, वो टीम इंडिया के भरोसे को बूस्ट अप कर रहा है। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो कीवी टीम में अच्छे स्पिनरों और एक मजबूत बैटिंग लाइनअप है, जिससे टीम इंडिया को सावधान रहना है। फिर इस टीम ने बेहतरीन फील्डिंग के जरिए भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सिर्फ एक मुकाबला हुआ है, जहां कीवी टीम ने जीत दर्ज की है। वहीं ओवरऑल मुकाबलों की बात करें तो इन दोनों के बीच अब तक 118 वनडे मैच हुए हैं, जिसमें भारत ने 60 तो कीवी टीम ने 50 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं और 1 मैच टाई रहा है। पिच की बात करें तो दुबई की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है। गेंद पिच पर थोड़ी रुक रुक कर आती है। कुल मिलाकर सेमीफाइनल से पहले दोनों टीमों के लिए ये एक प्री शो वाला मैच है, जहां अपनी कमियों को दुरुस्त करने का बड़ा मौका सामने है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। नई दिल्ली के विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को दर्शाती एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर ने प्रदर्शनी का दौरा किया और तमाम घटनाओं से जुड़े संस्मरणों को भी देखा। नई दिल्ली स्थित विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन, जहां एक निजी संस्था फाउंडेशन अगेंस्ट कंटिन्यूइंग टेररिज्म ने बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर पहुंचे और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी बांग्लादेश में शांति स्थापित करने की दिशा में भरसक प्रयास कर रही हैं। आई एम श्योर our government, Modi ji, will definitely take action on this. Very much aware of what's happening there and is very concerned also. I think he's very concerned. I hope he will definitely take action and he's already doing that. प्रदर्शनी के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती संख्या के गंभीर संकट, मंदिरों को तोड़ने और लूटने की घटनाओं को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी का मकसद सभी में बांग्लादेश में हो रहे अमानवीय कृत्यों के प्रति जागृति लाने और सभी को शांतिपूर्ण ढंग से एकजुट करना है।
ये एग्जीबिशन हमने लगाया है क्योंकि मेन स्ट्रीम में इतनी चर्चा नहीं हो रही है अबाउट द प्रोसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़। स्टूडेंट रिवोल्ट के बाद और शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद जो अत्याचार हो रहे हैं, लोग इतना उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह चित्रों की प्रदर्शनी बांग्लादेशी अल्पसंख्यक समुदाय की मानसिक शारीरिक यातनाओं और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ 1946 से लेकर अब तक हुई हिंसा के झकझोर देने वाले दस्तावेज हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।